नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजन सिंह शिक्षाविद राजन सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श नाम है इस पेपर का। इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि शैक्षिक निर्देशन क्या है, परामर्श क्या है। सबसे पहले निर्देशन क्या है, फिर परामर्श क्या है, फिर शैक्षिक निर्देशन क्या है। इस पर आज इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। एक परिभाषा से शुरू करते हैं। जोन्स महोदय कहते हैं जोन्स के अनुसार निर्देशन एक ऐसी व्यक्तिगत सहायता है। जोन्स के अनुसार निर्देशन एक ऐसी व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को जीवन के लक्ष्यों को विकसित करने व समायोजन करने और लक्ष्यों की प्राप्ति में आई हुई समस्याओं को हल करने के लिए प्रदान की जाती है। इसी परिभाषा से हम शुरू कर देते हैं। निर्देशन है क्या? तो निर्देशन क्या है, पुनः एक बार सुन लीजिए। जोन्स महोदय कहते हैं, जोन्स के अनुसार निर्देशन एक ऐसी व्यक्तिगत सहायता है। निर्देशन एक ऐसी व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को जीवन के लक्ष्यों को विकसित करने व समायोजन करने और लक्ष्यों की प्राप्ति में आई हुई समस्याओं को हल करने के लिए प्रदान की जाती है। उसी को निर्देशन कहते हैं, ऐसा जोन्स महोदय कहते हैं। ठीक, निर्देशन के अर्थ की बात कर लेते हैं। निर्देशन के अर्थ और परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो निर्देशन एक प्रकार का परामर्श है। निर्देशन एक प्रकार का परामर्श है जो व्यक्ति को उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए दिया जाता है। निर्देशन एक प्रकार का परामर्श है जो व्यक्ति को उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए दिया जाता है। सामान्य रूप से विषय से संबद्ध विशेषज्ञों द्वारा ही निर्देशन दिया जाता है। निर्देशन कौन देता है? जिस क्षेत्र का निर्देशन दिया जाता है उस क्षेत्र का जो विशेषज्ञ होता है उसके द्वारा निर्देशन दिया जाता है। पहले व्यक्ति की क्षमताओं, रुचियों, आवश्यकताओं और बुद्धि आदि को विभिन्न परीक्षणों द्वारा ज्ञात कर लिया जाता है कि उसमें किस प्रकार की क्षमताएं हैं, किस प्रकार की रुचियां हैं, उसकी योग्यताएं क्या है, उसकी बुद्धि क्या है। इसका विभिन्न परीक्षणों के द्वारा पता लगाया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तब उसके अनुसार, उसके रुचियों के अनुसार, उसके क्षमताओं के अनुसार, उसकी योग्यताओं के अनुसार, उसकी बुद्धि के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने की बात, व्यवसाय चुनने की बात बताई जाती है, उसका परामर्श दिया जाता है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्देशन एक प्रकार का परामर्श सहायता होती है। जो परामर्शात्मक सहायता होती है वो होती है। ठीक, परामर्शात्मक सहायता होती है। यह सहायता स्वयं कोई समस्या नहीं हल करती, अपितु व्यक्ति की समस्याओं के समाधान में सहयोग करती है। व्यक्ति की समस्याओं के समाधान में सहयोग देती है और व्यक्ति अपने जीवन मार्ग स्वयं निश्चित करता है। ठीक, वह अपने भविष्य के कार्यों के विषय में स्वयं निर्णय लेता है। ऐसा नहीं कि परामर्श के द्वारा उसकी समस्याओं का समाधान तुरंत कर दिया जाता है। समस्या समाधान के लिए जो सही रास्ता होता है उसका चयन करने के लिए, उसका चुनाव करने के लिए उसको परामर्श दिया जाता है। ये निर्देशन होता है। ठीक, अब निर्देशन की हम कुछ परिभाषाओं पर चर्चा कर लेते हैं। निर्देशन की परिभाषाएं क्या हैं? तो स्किनर महोदय कहते हैं, नंबर 1 पहली परिभाषा क्या है? स्किनर के अनुसार निर्देशन एक प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार निर्देशन एक प्रक्रिया है जो नवयुवकों को स्वयं अपने से दूसरे तथा परिस्थितियों से समायोजन करना सिखाती है। निर्देशन क्या है? स्किनर के अनुसार निर्देशन एक प्रक्रिया है जो स्वयं नवयुवकों को अपने से और दूसरों तथा परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सिखाती है। ऐसा स्किनर महोदय अपनी परिभाषा में कहते हैं। फिर बात कर लेते हैं जोन्स महोदय के अनुसार। जोन्स महोदय की अभी हमने चर्चा भी की
जोन्स की परिभाषा की हम पहले चर्चा कर चुके हैं। जोन्स के बाद हम बात करते हैं मॉरिस की। मॉरिस महोदय कहते हैं, मॉरिस के अनुसार निर्देशन व्यक्तियों की स्वयं अपने प्रयत्नों से सहायता करने की एक क्रिया है। निर्देशन व्यक्तियों की स्वयं अपने प्रयत्नों से सहायता करने की एक क्रिया है, जिसके द्वारा वह व्यक्तिगत सुख तथा सामाजिक उपयोगिता के लिए अपनी समस्याओं का पता लगाने तथा उनका समाधान करते हैं। ठीक, ये मॉरिस महोदय कहते हैं, एक बार पुनः सुन लीजिए। मॉरिस के अनुसार निर्देशन व्यक्तियों की स्वयं अपने प्रयत्नों के सहायता करने की एक क्रिया है, स्वयं अपने प्रयत्नों से सहायता करने की एक क्रिया है, जिसके द्वारा वह व्यक्तिगत सुख और सामाजिक उपयोगिता के लिए अपनी समस्याओं का पता लगाते हैं और उन समस्याओं का समाधान करते हैं, पता लगाकर उन समस्याओं का समाधान करते हैं, ऐसा मॉरिस महोदय कहते हैं। ठीक, फिर एक और विद्वान है हसबैंड, जिसको कहते हैं। हसबैंड के अनुसार निर्देशन व्यक्ति को उसके भावी जीवन के लिए तैयार करने, समाज में उसको अपने स्थान के उपयुक्त बनाने में सहायता देने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हसबैंड के अनुसार निर्देशन व्यक्ति को उसके भावी जीवन के लिए तैयार करने, समाज में उसको अपने स्थान के उपयुक्त बनाने में सहायता देने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक, फिर एक और परिभाषा ले लेते हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई परिभाषा है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार निर्देशन एक क्रिया है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार निर्देशन एक क्रिया है जो व्यक्ति को शिक्षा, जीविका, मनोरंजन तथा मानव के समाज सेवा संबंधी कार्यों को चुनने, तैयार करने, प्रवेश कराने तथा वृद्धि करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक, वृद्धि करने में सहायता प्रदान करती है, ऐसा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का मानना है, कहना है। फिर बात कर लेते हैं निर्देशन के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ गाइडेंस। निर्देशन के सिद्धांत क्या हैं? तो क्रो एंड क्रो, M.M. विल्सन, लिश्वर और रसेल आदि ने निर्देशन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। कुछ प्रमुख सिद्धांत इस तरह से हैं। नंबर 1 पहला है वस्तु विश्लेषण का सिद्धांत। वस्तु विश्लेषण का सिद्धांत पहला सिद्धांत है। ठीक, वस्तु विश्लेषण सिद्धांत के अनुसार निर्देशन सदैव विषय से प्राप्त सूचनाओं, आंकड़ों आदि के विश्लेषण के द्वारा किया जाना चाहिए। वस्तु विश्लेषण सिद्धांत के बता रहा है कि निर्देशन सदैव विषय जिसका निर्देशन किया जाना है, विषय से प्राप्त सूचनाओं, आंकड़ों आदि के विश्लेषण के द्वारा किया जाना चाहिए। व्यक्ति से प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण से ही निर्देशन वस्तुनिष्ठ होती है। ठीक, वस्तुनिष्ठ होती है। निर्देशन कैसे होना चाहिए? वस्तु विश्लेषण, यानी जो विषयी है उससे जो सूचना प्राप्त हुई है, उससे जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उसके विश्लेषण के द्वारा और उसके व्यक्ति से प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण से ही निर्देशन किया जाता है। निर्देशन वस्तुनिष्ठ होता है। ठीक, दूसरा है नैतिक आचरण की संहिता का सिद्धांत। नैतिक आचरण की संहिता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत, नैतिक आचरण की संहिता सिद्धांत के अंतर्गत
विषयी से प्राप्त सूचनाओं को गोपनीय रखा जाता है। इसमें जो जिसको निर्देशन दिया जाता है उससे जो सूचनाएं मिलती हैं उसको गोपनीय रखा जाता है, उसकी किसी भी सूचना को अन्य व्यक्ति को नहीं बताया जाता है। ये नैतिक आचरण की संहिता का सिद्धांत है। जो भी उसकी गोपनीय सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसको गोपनीय ही रखा जाता है। ठीक, मोरल कंडक्ट जिसको कहते हैं। फिर नंबर 3 है जीवन पर्यंत प्रक्रिया का सिद्धांत। जीवन पर्यंत, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन पर्यंत प्रक्रिया का सिद्धांत। निर्देशन की आवश्यकता केवल छात्र जीवन में ही नहीं होती है। निर्देशन की आवश्यकता केवल छात्र जीवन में ही नहीं होती है, अपितु जीवन के किसी भी समय में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति अपने जीवन में अनेक अवसरों पर समायोजन, अधिगम, उपलब्धि आदि प्राप्त करता है और निर्देशन इन उपलब्धियों में वृद्धि करता है। निर्देशन को ये नहीं केवल छात्र जीवन में निर्देशन की आवश्यकता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये। हमको हर समय किसी न किसी तरह से निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। फिर नंबर 4 है आधारभूत महत्व का सिद्धांत। आधारभूत महत्व का सिद्धांत। समाज की प्रगति का मूल आधार स्वस्थ विवेकपूर्ण व्यक्ति है। समाज की प्रगति का मूल आधार कौन है? स्वस्थ और विवेकपूर्ण व्यक्ति है। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यताओं तथा क्षमताओं का पता लगाकर उनका अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत क्या कहता है? आधारभूत महत्व का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक फंडामेंटल इंपॉर्टेंस जो होते हैं, प्रत्येक समाज, ये क्या कहता है कि समाज की प्रगति का आधार क्या है? समाज की प्रगति का आधार क्या है? स्वस्थ और विवेकपूर्ण व्यक्ति। समाज तभी प्रगति कर सकता है जो समाज के व्यक्ति, जो लोग हैं समाज में रहने वाले, वो स्वस्थ हों और विवेकपूर्ण हों। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति की योग्यताओं का, क्षमताओं का पता करना और उनका अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक, फिर नंबर 5 है व्यक्तित्व की समग्रता का सिद्धांत। व्यक्तित्व की समग्रता का सिद्धांत। निर्देशन व्यक्ति के लिए निर्देशन व्यक्ति के उसके व्यक्तित्व के निर्देशन व्यक्ति के उसके व्यक्तित्व के किसी भी एक भाग के लिए नहीं होता है। निर्देशन व्यक्ति के व्यक्तित्व के किसी भी एक भाग के लिए नहीं होता है, अपितु संपूर्ण स्वरूप को ध्यान में रखकर दिया जाता है। ठीक, व्यक्तित्व के समग्र लक्षण उसमें समाहित होते हैं, केवल एक पार्ट्स को ध्यान में रखकर निर्देशन नहीं दिया जाता है। ठीक, फिर अगला सिद्धांत है स्वनिर्देशन का सिद्धांत। स्वनिर्देशन का सिद्धांत। ठीक, सेल्फ डायरेक्शन। स्वनिर्देशन मतलब सेल्फ डायरेक्शन। निर्देशन की क्षमताओं का विकास इस प्रकार किया जाना चाहिए, निर्देशन की क्षमताओं का विकास इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह समय पड़ने पर स्वयं को भी निर्देशित कर सके। समय पड़ने पर हम अगर कोई नहीं है निर्देशन देने वाला तो स्वयं सेल्फ निर्देशित हम हो चुके, सेल्फ डायरेक्टेड हम हो सके, सेल्फ डायरेक्शन हमको मिल सके। ये भी एक सिद्धांत है। फिर है प्रशिक्षण का सिद्धांत। प्रशिक्षण का सिद्धांत, ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, थ्योरीज ऑफ ट्रेनिंग। निर्देशन तकनीकी विषय है। निर्देशन क्या है? एक तकनीकी विषय है या विशेषीकरण है। इसलिए निर्देशन देने वाले व्यक्तियों का प्रशिक्षण इस प्रकार हो कि वे व्यक्ति के संपूर्ण पक्षों को सरलता से प्राप्त हों। जो निर्देशन देने वाला हो ट्रेंड हो। ठीक, जिससे निर्देशन देते समय वो व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को आसानी के साथ, सरलता के साथ उसको प्राप्त कर ले, जान ले। ठीक, फिर बात करते हैं हम सिद्धांतों के बाद जब बात आती है तो निर्देशन की आवश्यकता एवं महत्व की हम चर्चा करते हैं। निर्देशन की आवश्यकता एवं महत्व। निर्देशन की आवश्यकता और महत्व की बात करते हैं तो पहले नंबर पर नंबर 1 जब हम बात करते हैं व्यक्ति के दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। नंबर 1
व्यक्ति के दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। हम देखते हैं हमारा विकास हुआ, सभ्यता का विकास हुआ, साथ साथ जैसे जैसे हमारा विकास हुआ, सभ्यता का विकास हुआ, मानव जीवन धीरे धीरे करके जटिल होता गया। ठीक, आज इतना जटिल हो गया है कि उसके सामने नित्य हमेशा कुछ ना कुछ नई समस्या मानव जीवन के सामने उपस्थित हो रही है। औद्योगिक प्रगति के कारण भी मानव का आर्थिक जीवन प्रभावित हो रहा है। ठीक, उसकी सामाजिक एवं धार्मिक भावनाओं आदि में परिवर्तन आ रहा है धीरे धीरे। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। ठीक, पहला क्या है कि व्यक्ति के दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। व्यक्ति के दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता क्या होती है, तो उसकी जब हम बात करते हैं, नंबर 1 पर था कि सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव का जीवन जटिल होता जा रहा है। आज इतना जटिल हो गया है कि उसके सामने हमेशा कुछ ना कुछ प्रतिदिन नई समस्याएं खड़ी होती हैं। औद्योगिक प्रगति के कारण भी मानव का आर्थिक जीवन प्रभावित हुआ है। उसकी सामाजिक एवं धार्मिक भावनाओं आदि में परिवर्तन आया है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। नंबर 2, समायोजन में सहायक। समायोजन में सहायक, दूसरी आवश्यकता महत्व क्या है निर्देशन का? समायोजन में सहायक। ठीक, आज के जटिल समाज में समायोजन की समस्या भी पर्याप्त रूप से गंभीर है। समायोजन की समस्या, परिस्थितियों के साथ समायोजन की समस्या पर्याप्त रूप से गंभीर है। ऐसी स्थिति में उचित समायोजन के लिए समय समय पर निर्देशन की आवश्यकता होती है। परिस्थितियों के साथ अपने आप को बदलने के लिए समय समय पर समायोजन करने के लिए समय समय पर निर्देशन की आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से भी निर्देशन का महत्व बढ़ रहा है। नंबर 3, तीसरा है नंबर 3, पारिवारिक तनाव को दूर करने के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। आज हम देखते हैं कि पुराने जमाने में संयुक्त परिवार में हम रहते थे। एक ही छत के नीचे, एक ही घर में हमारे दादाजी, हमारे पिताजी के भाई, हमारी आंटी, हमारी जो मम्मी है, बाकी भाई बहन सब इकट्ठे एक ही छत के नीचे रहते थे। तो दूर के संबंधों के मध्य भी प्रेम, सम्मान और समर्पण होता था। आपस में जब एक साथ रहते थे तो परस्पर प्रेम, सम्मान और समर्पण की भावना होती थी। इन्हीं संयुक्त परिवारों में रहते हुए भी आज उनके बीच लगातार लड़ाई झगड़े होते। हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े परिवार थे, लेकिन उनके मध्य लड़ाई झगड़े बहुत कम ही होते थे। ठीक, परस्पर समर्पण और प्रेम का भाव होता था। लोगों का मानसिक तनाव कम होता था उस समय। ठीक, लेकिन आज सगे भाई बहनों के मध्य भी छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। पति पत्नी के बीच में भी मानसिक तनाव उत्पन्न हो रहे हैं। अतः पारिवारिक संबंधों को मधुर बनाने के लिए, पारिवारिक तनाव को कम करने के लिए और सामंजस्य स्थापित करने के लिए निर्देशन की आवश्यकता होती है। ठीक, फिर है नंबर 4, चौथी आवश्यकता एवं महत्व की जब हम बात करते हैं तो जीवन की जटिलताओं के कारण, नंबर 4, जीवन की जटिलताओं के कारण निर्देशन की आवश्यकता। जीवन की जटिलताओं के कारण निर्देशन की आवश्यकता। ठीक, आज मनुष्य का जीवन अनेक कारणों से इतना जटिल हो गया है कि उसके सामने लगातार नई समस्याएं आती हैं और विभिन्न प्रकार की चिंताओं से वो घिरा रहता है, विभिन्न प्रकार के मानसिक तनाव से वो ग्रस्त रहता है और इन तनावों का उपचार मनोवैज्ञानिक निर्देशन द्वारा ही संभव है। ठीक, फिर नंबर 5 की बात करते हैं। 5वीं आवश्यकता एवं महत्व की बात कर लेते हैं। तो समाज की, नंबर 5, सामाजिक समस्याओं के बढ़ जाने के कारण निर्देशन की आवश्यकता।
सामाजिक समस्याओं के बढ़ जाने के कारण निर्देशन की आवश्यकता। ठीक, संयुक्त परिवार का प्रचलन बंद होना, पेंशन में संयुक्त परिवार का प्रचलन बंद होना, फैशन में बढ़ोतरी, अंतरजातीय विवाह का होना आदि ऐसे कारण हैं जिनके परिणाम स्वरूप संपूर्ण मानव समाज दो भागों में बंट गया है। संपूर्ण मानव समाज दो भागों में बंट गया है, एक नई पीढ़ी और एक पुरानी पीढ़ी। इसके परिणाम स्वरूप ही सामाजिक समस्याओं की संख्या में काफी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ठीक, सभी समस्याओं का समाधान निर्देशन द्वारा ही संभव है। फिर नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6, छठे नंबर की जब बात करते हैं, समाज के दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता। समाज के दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता की बात करते हैं। समाज की प्रगति और समृद्धि के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति उस व्यवसाय को चुने। समाज की प्रगति एवं उन्नति के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति उस व्यवसाय को चुने जिसे वह अपनी अधिकतम योग्यता के साथ साथ कर सके, अपना सके, उसको समाज की प्रगति में अधिक से अधिक योगदान दे सके। आज पारिवारिक संबंध भी टूटते जा रहे हैं जो समाज के लिए हानिकारक हो रहे हैं। अतः व्यक्ति को उपयुक्त व्यवसाय चुनने और पारिवारिक संबंधों को मधुर बनाने के लिए निर्देशन की आवश्यकता है। ठीक, समाज की दृष्टिकोण से ये भी निर्देशन माना गया है। ठीक, फिर नंबर 7 की बात करते हैं। 7वीं आवश्यकता एवं महत्व की जब बात करते हैं, विद्यालय में निर्देशन की आवश्यकता। विद्यालय में निर्देशन की आवश्यकता क्या है? ठीक, नंबर 7, विद्यालय में निर्देशन की आवश्यकता। आज अनेक कारणों से विद्यालय की मांग बढ़ती जा रही है। आज अनेक कारणों से विद्यालय की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन यदि विद्यालय अपने उद्देश्य में सफल ना हो, यदि विद्यालय अपने उद्देश्य में सफल ना रहे तो विद्यालय का क्या उपयोग है? विद्यालय अपने उद्देश्य में तभी सफल हो सकते हैं, विद्यालय अपने उद्देश्यों में तभी सफल हो सकते हैं जबकि विद्यालयों में निर्देशन की समुचित व्यवस्था हो। शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर छात्र को विषय चुनने की समस्या का सामना करना पड़ता है, तब उसकी समस्या का समाधान करके शैक्षिक निर्देशन ही शिक्षा के उद्देश्यों को सफल बनाता है। फिर नंबर 8, 8वीं आवश्यकता एवं महत्व की बात करते हैं तो औद्योगिकरण के कारण आवश्यकता। औद्योगिकरण के कारण निर्देशन की आवश्यकता, ये 8वां पॉइंट है। ठीक, आज औद्योगिकरण के कारण जीवन जटिल हो गया है। रोजगार के लिए व्यक्ति को दूर जाना पड़ता है। आज घर के प्रत्येक सदस्य को कोई ना कोई नौकरी अवश्य करनी पड़ती है। आज अनेक घरों में माता पिता दोनों नौकरी करते हैं। ऐसी स्थिति में बालकों को निर्देशन देने का भार सरकार ने अपने कंधों पर ले लिया है। ठीक, नंबर 9, 9वीं आवश्यकता एवं महत्व की जब बात करते हैं तो यौन संबंधों को सुंदर बनाने में भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। प्रायः देखा जाता है कि पति पत्नी में समय समय पर झगड़े होते रहते हैं किसी न किसी कारण को लेकर। ठीक, अनेक परिवारों का विश्लेषण करने पर इस झगड़े के कारण पति पत्नी दोनों में से एक के यौन संबंधी भावनाओं का असंतुष्ट होना भी पाया गया है। ठीक, ऐसी स्थिति में निर्देशन के द्वारा दोनों की भावनाओं को समझकर उचित व्यवहार करने का परामर्श दिया जाता है और उनके संबंधों को सुधारा जाता है। ठीक, 10वां आवश्यकता एवं महत्व है पाश्चात्य एवं भारतीय सभ्यता के चुनाव से संबंधित उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए। 10वां है पाश्चात्य एवं भारतीय सभ्यता के चुनाव से संबंधित उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए निर्देशन की आवश्यकता एवं महत्व है। एक ओर व्यक्ति अपने प्राचीन संस्कारों से जकड़ा हुआ है और दूसरी ओर पाश्चात्य सभ्यता के पीछे भाग रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के मन में दोनों संस्कृतियों के प्रति मानसिक संघर्ष चलता रहता है। किसका पालन करे और किसको पालन ना करे, किसको अपनाए और किसको छोड़े। इस तरह से नई समस्याएं प्रतिदिन उसके सामने उत्पन्न होती है जिसका समाधान निर्देशन के द्वारा ही संभव होता है। ठीक, और नंबर 11 जो आवश्यकता एवं महत्व है मूल्यों में परिवर्तन। नंबर 11
मूल्यों में परिवर्तन। ठीक, संसार में चारों ओर प्रत्येक क्षेत्र में, संसार में चारों ओर प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। समाज में हो चाहे दूसरे क्षेत्रों में लगातार परिवर्तन हो रहा है। अतः नैतिक एवं धार्मिक मूल्य भी बदल रहे हैं। निर्देशन से स्वस्थ मूल्य निर्माण में सहायता मिलती है। ठीक, अंतोगत्ता हम ये कह सकते हैं कि निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वह न केवल शिक्षा के क्षेत्र में अपितु सामाजिक क्षेत्र में भी आवश्यक है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि प्रत्येक समाज में उचित निर्देशन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पर, निर्देशन के उद्देश्य। निर्देशन के उद्देश्य, निर्देशन के उद्देश्य की क्या उद्देश्य है निर्देशन के? तो निर्देशन का उद्देश्य है व्यक्ति की समस्या का समाधान करने के लिए वांछित सहायता प्रदान करना। मुख्यतः जो उद्देश्य है निर्देशन का वो है व्यक्ति की समस्या का समाधान करने के लिए वांछित सहायता प्रदान करना। निर्देशन का कार्य व्यक्ति को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन करने के लिए उचित परामर्श देना होता है। ठीक, इस उद्देश्यों को इस तरह से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। नंबर एक बात करें तो योग्यता की जानकारी। नंबर एक, योग्यता की जानकारी। ठीक, छात्रों को उनकी योग्यताओं तथा क्षमताओं की जानकारी देना ये एक उद्देश्य है। छात्रों को उनकी योग्यताओं और क्षमताओं की जानकारी देना ये पहला उद्देश्य है। दूसरा है वैयक्तिक गुणों का विकास। पहला क्या है? योग्यताओं की जानकारी, योग्यताओं की जानकारी। नंबर दो, दूसरा उद्देश्य क्या है? वैयक्तिक गुणों का विकास। वैयक्तिक गुणों का विकास। ठीक, नंबर तीन क्या है? दायित्व की भावना। दायित्व की भावना। नंबर चार, चौथे नंबर हम बात करते हैं समायोजन। समायोजन। नंबर पांच, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास। और नंबर 6 की बात हम जब करते हैं तो समस्या समाधान। ठीक, तो निर्देशन की जब हम बात करते हैं, निर्देशन के उद्देश्य की बात करते हैं तो निर्देशन के उद्देश्यों को हम इस तरह से लिख सकते हैं, कह सकते हैं, बता सकते हैं। नंबर पहला उद्देश्य क्या है? योग्यताओं की जानकारी। छात्रों को उनकी योग्यताओं और क्षमताओं की जानकारी देना ये पहला उद्देश्य है। नॉलेज एंड ऑफ एबिलिटी। ठीक, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेट्स, इंडिविजुअल ट्रेट्स। ठीक, वैयक्तिक गुणों का विकास करना। वैयक्तिक गुणों का विकास करना। निर्देशन की सहायता से छात्रों को उनके मानवीय, सामाजिक और वैयक्तिक गुणों से परिचित कराना, ये दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है दायित्व की भावना। दायित्व की भावना, फीलिंग्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फीलिंग्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना भी निर्देशन का एक उद्देश्य है। चौथा क्या है? समायोजन, एडजस्टमेंट। ठीक, एडजस्टमेंट। छात्रों में समायोजन की क्षमता का विकास करना भी निर्देशन का एक उद्देश्य है। पांचवा है सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक, बालक या व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास करना भी निर्देशन का एक उद्देश्य है। और छठा है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे समाज की विभिन्न समस्याओं का समाधान
कर सकें। ठीक, ये इसके कुछ उद्देश्य हैं। उद्देश्यों के बाद जब हम बात करते हैं तो बात आती है निर्देशन के प्रकार। निर्देशन के प्रकार तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग टाइप के निर्देशन बताए हैं, अलग अलग संख्या में बताए हैं, लेकिन जो सबको मिलाकर 3 प्रमुख प्रकार के निर्देशन होते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन। दूसरा है व्यावसायिक निर्देशन और तीसरा है व्यक्तिगत निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन, ये तीन प्रकार के निर्देशन। काइंड्स ऑफ गाइडेंस, निर्देशन के प्रकार। सबसे पहले शैक्षिक निर्देशन जिसको कहते हैं एजुकेशनल गाइडेंस, फिर दूसरा है व्यावसायिक निर्देशन जिसको वोकेशनल गाइडेंस कहते हैं, और तीसरा है व्यक्तिगत निर्देशन जिसको इंडिविजुअल गाइडेंस या आप पर्सनल गाइडेंस के नाम से जान सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन क्या है? इसके अंतर्गत छात्रों की योग्यताओं, उनकी क्षमताओं, उनकी रुचियों के अनुसार विषयों के चयन, शैक्षिक कमजोरियों के निदान, प्रभावशाली अधिगम आदि का निर्देशन दिया जाता है। ठीक, शैक्षिक समस्याओं का समाधान भी इस प्रक्रिया में किया जाता है। प्रायः कुशल शिक्षक या कार्य करते हैं। तो शैक्षिक निर्देशन क्या है? छात्रों को उनकी रुचियों के आधार पर, उनकी क्षमताओं के आधार पर, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर जो निर्देशन दिया जाए, उनकी कमजोरियों का पता लगाया जाए और प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निर्देशन दिया जाए, उसको शैक्षिक निर्देशन कहते हैं। फिर है व्यावसायिक निर्देशन। नंबर 2 व्यावसायिक निर्देशन, वोकेशनल गाइडेंस जिसको कहते हैं। हर व्यक्ति हर प्रकार के व्यवसाय में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, इसको जान लो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस नाम की भी चीज होती है। हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, तो सभी व्यक्ति एक जैसे व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते हैं। सब व्यक्ति हर व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक, उनके मनोअनुरूप कार्य, व्यवसाय और रोजगार न मिलने के कारण व्यक्ति कुंठित हो जाता है। जो हम करना कुछ और चाहते हैं और मजबूरी में कुछ और कर रहे हैं, तो हम बेहतर ढंग से काम नहीं कर सकते हैं, हम कुंठित हो जाते हैं। व्यवसायिक मार्गदर्शन के द्वारा व्यक्ति को उचित परामर्श द्वारा आयु, बुद्धि, योग्यता और क्षमता के आधार पर व्यवसाय चुनने के अवसर दिए जाते हैं। ठीक, व्यवसायिक निर्देशन के द्वारा। फिर है व्यक्तिगत निर्देशन, इंडिविजुअल या पर्सनल गाइडेंस। व्यक्ति की निजी समस्याओं को हल करने के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन या निर्देशन की आवश्यकता होती है। समायोजन दोष, मनोदैहिक समस्याएं, मनस्ताप, विकृति, संवेगात्मक विरोध आदि को दूर करने के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन या निर्देशन की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये एक संक्षिप्त स्वरूप था निर्देशन का। अगले वीडियो में हम परामर्श के बारे में पढ़ेंगे और फिर शैक्षिक निर्देशन की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।